नमस्कार दोस्तों, मैं अजित कुमार आपका अल्पाइन क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे नॉर्मल सब ग्रुप पे कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स देखेंगे कि क्या क्या हैं। ठीक, कुछ एब्सर्ड टाइप की प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर इसमें और कुछ नई प्रॉब्लम्स ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद एक कंप्लीट पैकेज होगा हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप का। इसके बाद हम इसी से डिड्यूस करेंगे फैक्टर ग्रुप या कोशेंट ग्रुप, और कोशेंट ग्रुप के बाद उससे डिडक्शन होगा होमोमॉर्फिज्म का। तब ये आपका ग्रुप का टोटल कंप्लीट पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग उसके बाद चलेंगे रिंग पे। तो जल्दी ही पहुंचने वाले हैं हम लोग, जल्दी ही मतलब लीनियर अलजेब्रा पे पहुंचने वाले हैं, जो हमारा आई थिंक सबसे मेजर पार्ट होता है किसी भी एग्जामिनेशन का, चाहे वो नेट हो, गेट हो, CUET हो, जहाँ का भी हो, तो वो एक मेजर पार्ट होता है। चलिए देखते हैं। जैसे कल हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में क्या पढ़ रहे थे कि अगर किसी ग्रुप G का कोई सब ग्रुप H है तो किसी भी एलिमेंट से जनरेट होने वाला लेफ्ट और राइट कोसेट H का लेफ्ट और राइट कोसेट जब बराबर हो जाता है, जब इक्वल हो जाता है, तब हम कहते हैं कि वो H जो है G में नॉर्मल सब ग्रुप है, या H जो है G का नॉर्मल सब ग्रुप है। फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे, डिफिनीशन में हम डिडक्ट करके आगे पहुँचे थे कि वो HA इनवर्स फॉर्म में भी होगा तो भी नॉर्मल होगा, ठीक है। अगर स्मॉल h किसी H का एलिमेंट हो, तब हम किसी भी G से अगर एक एलिमेंट G उठाएं तो G इनवर्स HG जो होगा उस फॉर्मेट में अगर एलिमेंट आ गए तो वो पूरा का पूरा सेट क्या बनाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनाएगा G का। तो इस तरह से कई डिडक्शंस हमने देखे थे। तो उसी बेस पे मतलब नॉर्मल होने के लिए तो सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और सब ग्रुप है तब हम कोसेट की बात करेंगे, और कोसेट बराबर होगा तो नॉर्मल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बस ये तीन चीज़ें, ग्रुप हो तो वो तो ऑब्वियसली होगा, चेक करना है सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप अगर वहाँ पे लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली सब ग्रुप तो होगा। अगर सिंपली अगर सब ग्रुप दिया हुआ है तो हमें चेक करना है कि कोसेट्स इक्वल है कि नहीं, ठीक। उसके अलग अलग फॉर्म है, 3 फॉर्म पड़ते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म होते हैं ना, y = mx + c, इंटरसेप्ट फॉर्म x / a + y / b = 1, या जनरल फॉर्म हो जाता है ax + by + c = 0। तो अलग अलग फॉर्म्स हैं। डिफिनीशन एक है, वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, लाइन को, ठीक है। कब कहाँ किसको उठाया जाए बात उसकी होती है। तो यहाँ पे कब किसको पिक करना है वो देखेंगे। चलिए इसको देखते हैं। थोड़ा सा आपको प्रीवियस चीज़ों का भी हम नॉलेज दे दें। यहाँ पे बताया तो हुआ बट फिर से एक बार कि लिखा है नॉर्मलाइजर ऑफ एनी एलिमेंट A ऑफ G मे नॉट बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G वेयर A बिलोंग्स टू G। आप लिख लो फॉर एनी A बिलोंग्स टू G। नॉर्मलाइजर किसका, एलिमेंट के नॉर्मलाइजर की बात कर रहा है, सेट के नहीं, NH की बात नहीं कर रहा है, वो NA की बात कर रहा है। नॉर्मलाइजर ऑफ A क्या होता था, नॉर्मलाइजर ऑफ A, ठीक है। उसको जानने से पहले आप सेंटर ऑफ G समझिए। किसी ग्रुप का सेंटर क्या होता था कि सेंटर ऑफ ग्रुप में वो सभी एलिमेंट आते हैं जो G के हर एक एलिमेंट से कम्यूट करें। इसमें वो सारे x आएंगे सच दैट xg = gx फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। उस ग्रुप के हर एलिमेंट से जो एलिमेंट कम्यूट करेंगे वो कहाँ आएंगे, सेंटर ऑफ ग्रुप में। ध्यान दीजिए, हर एक एलिमेंट से कम्यूट कराना है यहाँ पे। नॉर्मलाइजर में हम कहते हैं कि खाली A से कम्यूट होने वाला एलिमेंट उठा लो आप, जो A से रिलेशन बनाते हो, ठीक। यहाँ X उन सबसे रिलेशन बना रहा है जो G में है। यहाँ पे X क्या है, बस A से रिलेशन बना रहा है, A से कम्यूट कर रहा है, XA = AX, ठीक है, फॉर A बिलोंग्स टू G। ये A है, ठीक है, नॉर्मलाइजर। यहाँ पे क्या कहते थे, नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप H NH। यहाँ पे हम कोसेट्स की बात करते थे। यहाँ पे ऐसे X को लेना है कि उस X से बनने वाले लेफ्ट और राइट कोसेट आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। लेफ्ट और राइट कोसेट के इक्वल होने की बात कर रहा है। जरूरी नहीं है कि एलिमेंट इक्वल हो, इन द सेंस कि जैसे अगर 2 सेट हैं तो उसमें एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है,
कार्डिनलिटी सेम होती है लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये नहीं होता कि 1 2 3 लिखा है और ABC लिखा है तो 1 इक्वल टू A होगा, 2 इक्वल टू B होगा और 3 इक्वल टू C होगा, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, अगर सेट इक्वल है तो एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब 1 इनमें से किसी एक के बराबर होगा, 2 इनमें से किसी एक के बराबर होगा, 3 इनमें से किसी एक के बराबर होगा। कार्डिनलिटी 3 यहाँ भी, लेकिन ऑर्डरिंग इक्वल हो, ऑर्डरिंग सेम हो, ये जरूरी नहीं होता है। तो ये ध्यान देना है यहाँ पे। ये सबसे कई बार यहाँ ही फंसते हैं हम लोग आके। नॉर्मलाइजर है ना, तो सेट इक्वल होगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ अगर किसी उस h से अगर स्मॉल h उठाते हैं, अगर स्मॉल h लेते हैं, ये h इक्वल टू HX हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है x H1 इक्वल टू x H2 हो जाए, किसी दूसरे के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सॉरी H2X जो भी, तो ये पॉसिबिलिटी है। चलिए, हमारी सारी बातें यहाँ पे टिकी हैं फिलहाल। ये आपको बस ऐसे बता रहे हैं। सेंट्रलाइजर में क्या होता है? सेंट्रलाइजर में एलिमेंट की बात, यहाँ पे सेट की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे एलिमेंट की बात करेंगे। इनफैक्ट हमको इसको पहले थोड़ा लिखना चाहिए था। देखिए, x सच दैट xh इक्वल टू hx। ठीक है, फॉर ऑल h बिलोंग्स टू h। ठीक, ये होता है हमारा सेंट्रलाइजर। ठीक है, xh इक्वल टू hx, ये हमारा हमेशा सेंट्रलाइजर होगा। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे वो सिंगल एलिमेंट हम उठा रहे हैं स्मॉल h। अब यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। चलिए, तो ये Na रहा, Zg रहा, ये सारी चीज़ें रही। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर गया, मतलब यहाँ रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा लग गए। हर एलिमेंट पे चेक करना होगा कि वही वाले एलिमेंट x इंटू H1 इक्वल टू H1 इंटू x होना चाहिए, x H2 इक्वल टू H2x होना चाहिए। वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, वो सेट इक्वल था तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था। यहाँ सेट भी इक्वल होगा और ऑर्डर भी मैटर कराना है। रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गए, मतलब ये क्या हो गया? छोटा हो गया, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि CH जो होता है वो सबसेट होता है NH का। कभी भी किसी सब ग्रुप के सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। किसी भी सब ग्रुप के सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों अलग चीज़ें हैं। सेंट्रलाइजर पे रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं, ठीक है, वो भी एक सेट है, लेकिन वहाँ जो कोसेट्स बनेंगे ना, उसमें एलिमेंट भी मैटर करेगा, कि ऑर्डरिंग भी मैटर करेगी कि फर्स्ट पोजीशन पे वो है तो वो भी सेम एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए। बट नॉर्मलाइजर में ऐसा नहीं होता है। हम बात कर रहे थे किसकी? Na की बात कर रहे थे। नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ G। तो नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट सच दैट ऑल एलिमेंट ऑफ H विच कम्यूट्स A। ठीक है, या वो सारे एलिमेंट जो A से कम्यूट करेंगे उनका सेट बनाएंगे तो नॉर्मलाइजर होता है। इतनी कहानी बहुत है। अब देखिए, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि नॉर्मलाइजर नॉर्मल सब ग्रुप होता है कि नहीं होता है। अगर पूछ दिया कि होता है कि नहीं होता है, मतलब यहाँ पे नहीं आ गया, अगर कहीं भी नॉट लिख दिया है तो तुरंत काउंटर एग्जाम्पल पे हमें फोकस करना है। ठीक है, क्या पता ऐसा कुछ मिल जाए जो एग्जिस्ट न करे, जो पॉसिबल न हो। तो ये चीज़ तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। अप्रोच डेवलप करना है हमें, टोटली अप्रोच डेवलप करना है, कैसे प्रोसीड करें। एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के 10 तरीके होते हैं, तो ये इसलिए खुश नहीं हो जाना है कि 10 तरीके होते हैं। वो 10 तरीके इसीलिए दिए गए थे कि कब किस टाइम पे आपको कौन सा स्टेटमेंट उठा के वहाँ पुट करना है, कौन सा इक्वेशन उठा के रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। देखिए, हमने एक ग्रुप लिया हुआ है यहाँ पे S3। ठीक, S3 क्यों ले लिया? क्योंकि वो पूरी तरीके से नॉन एबिलियन है, स्मॉलेस्ट ऑर्डर का। एबिलियन ले लेते, अगर कोई ग्रुप नॉर्मली कोई ग्रुप उठा लेता और गलती से एबिलियन निकल जाता तो उसके सारे सब ग्रुप क्या हो जाते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप हो जाते हैं। तो Na भी नॉर्मल हो जाता। इसीलिए हमने ऐसा किया कि एक नॉन एबिलियन ग्रुप उठा लिया। और नॉन एबिलियन बड़ा मतलब नहीं, एब्सर्ड टाइप का, कुछ खराब टाइप का। ठीक है, तो इसलिए सबसे छोटा वाला उठाया कि दिक्कत ना हो। S3 लिया। S3 में कितने एलिमेंट? 6 एलिमेंट। ये पहले बताया था, ये क्या लिखा हुआ है ये मुझे लगता है बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं,
ये क्या आइडेंटिटी है, 1 2 3, 1 की इमेज 1 पे, 2 की 2 पे, 3 की 3 पे, यहाँ 1 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 1 पे, 3 की जो छूट गया वो खुद पे, 2 3 3 2 जो छूट गया वो खुद पे, ऐसे ही 1 3 1 3 2, 1 की इमेज 3 पे, 3 की 2 पे, 2 की 1 पे, 1 की 2 पे, 2 की 3 पे, 3 की 1 पे, ऐसा ये बताया हुआ था, ये पहले डिस्कस किया हुआ था। फिर करेंगे जब परमुटेशन ग्रुप पढ़ेंगे थोड़ा सा और, तो और ही देख लेंगे। चलिए, तो ये ग्रुप ले लिया, ठीक, इस ग्रुप से एक एलिमेंट उठाया 2, 3, ठीक, ये उठा लिया। अब देखिए इससे हम नॉर्मलाइजर बना रहे हैं, 2 3 से नॉर्मलाइजर बनाना है। अगर नॉर्मलाइजर बनाना है तो हमें क्या देखना होगा कि इससे कम्यूट करने वाले कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो परमुटेशन ग्रुप तो कम्यूटेटिव होता ही नहीं है इन जनरल, ठीक है, तो कम्यूटेटिव तो बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं नहीं। देखिए हमने ग्रुप भी खुद से चूज़ किया हुआ है, लेकिन ऐसा चूज़ किया कि वो नॉन एबिलियन मिल जाए, और दूसरी कोशिश ये की कि जब हमें नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है कि होगा या नहीं होगा, तो वहाँ कम्यूटेटिविटी भी होल्ड करानी पड़ रही है, तो कुछ ऐसा एलिमेंट उठाएं जो बहुत ज़्यादा कम्यूट न करे, तो हमारा सेट उससे क्या होगा, छोटा हो जाएगा, छोटा सेट होगा, छोटा सेट होगा तो ऑपरेट करने में आसानी रहेगी। 2 3 है ना, तो 2 3 किससे कम्यूट करेगा, एक तो आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी सबसे कम्यूट कर जाती है, तो इस सेट में आइडेंटिटी तो रहेगी, ठीक, और किससे कम्यूट करेगा, खुद से कम्यूट करेगा, और कोई नहीं है जिससे वो कम्यूट करे, 2 3 खुद से ही कम्यूट करेगा, ठीक, 2 3 आप देख लो, और किसी से कम्यूट करा के देख लेना, नहीं करेगा, देख लो आप, चेक कर सकते हो। 2 की इमेज 3 पे, 3 की इमेज 2 पे, 1 की 1 पे, 2 3 है ना हमारा, 1 2 देख लो, 1 2 पे कम्यूट करा लो, 1 की 2 पे, 2 की 1 पे, 3 की 3 पे, कितना आएगा, क्या आएगा ये देखो आप, 1 की 1 पे, 1 की 2 पे, तो 1 की 2 पे जाएगी, 2 3 3 3, तो 2 3 3 2 2 1, तो 3 1, ठीक है, 1 2 2 3 3 1, ये क्या हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक है, कम्यूट करा के चेक कर लिया, 1 2 3। अगला यहीं पे कर देते यार, यहीं पे कर सकते थे, चलिए इसको हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं यहीं पे मिटा के, ठीक है। हमने 2 3 में किसको कम्यूट कराया है, 2 3 में 2 का 3 पे, 3 का 2 पे, 2 3 में 1 2 को कराया ना, यहाँ पे देखिए एक साथ लिख रहा है ऐसा, ये अभी क्या कराया था, 2 3 में 1 2 को कराया था ना, ये 2 3 में 1 2 को कराया था, तो हमें मिला था क्या, 1 2 3। अब जरा 1 2 में 2 3 को करा लो, आप उल्टा करा लो, क्या हो जाएगा, 1 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 1 पे, 3 की इमेज 3 पे, 2 की इमेज, सॉरी 1 की इमेज 1 पे, 2 की इमेज 3 पे, 3 की इमेज 2 पे, यही था, ठीक है। तो 1 की इमेज 2 पे और 2 की इमेज 3 पे क्या आएगा, 1 की इमेज 3 पे, 2 की इमेज 1 पे, 1 की इमेज 1 पे, तो 2 की इमेज किस पे आएगी, 1 पे, 3 की इमेज 3 पे, फिर 3 की इमेज 2 पे, तो 3 की इमेज किस पे आएगी, 2 पे, 1 का 3, 3 का 2, 2 का 1, 1 का 3, 3 का 2 और 2 का 1, 1 3 2, दिस इज 1 2 3। तो आप चेक कर लो, ये देखो ये 1 2 3 आया हुआ है और ये 1 3 2 आया हुआ है, कहाँ कम्यूट कर रहा है। तो ऐसे ही वो किसी भी एलिमेंट से कम्यूट नहीं करेगा, वो खुद से ही कम्यूट करेगा। तो उसके नॉर्मलाइजर में 2 3 के नॉर्मलाइजर में हम क्या रखेंगे, आइडेंटिटी और 2 3। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो इसको मिटा के 1 3 2 कर लेते हैं यहाँ पे। आप इसको ये ईजिली आप पहले भी कर चुके हो, इसको हम डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे। क्या था, 1 3 2 आया था ना, 1 3 2 ये आया हुआ था। दिखाने के लिए आपके पास हो गया कि कम्यूट नहीं कर रहा है। अब तो कम्यूट नहीं कर रहे तो समझ में आ गया। तो नॉर्मलाइजर में इतना एलिमेंट आ गया, हमारा सेट मिल गया हमको, ठीक है, वो सब ग्रुप मिल गया। अब कोसेट की बात करते हैं, कोसेट। तो कोसेट बनाने के लिए क्या करते हैं, उस जी से कोई एलिमेंट उठाते हैं, उसको लेफ्ट और राइट में ऑपरेट करते हैं उस सब ग्रुप के। तो जी से भी एक एलिमेंट उठा लिया 1 2, ठीक, अभी तो उठा भी लिया था, ठीक है, सही उठाया भी तो सही था यार, देखो वो सॉल्व ही हो गया ये तो डायरेक्टली। 1 2 लिया, ठीक, 1 2 लिया यहाँ पे, तो देखो 2 3 में 1 2 को ऑपरेट कराया तो क्या आया है,
2 3 को 1 2 को राइट में ऑपरेट कराने पे क्या आया है, ये आया है 1 2 3, ठीक है। और आइडेंटिटी ये तो आएगा, NA में 1 2 को ऑपरेट कराना है, मतलब इस सेट के हर एलिमेंट पे 1 2 को ऑपरेट कराना है, तो आइडेंटिटी पे 1 2 को ऑपरेट कराएंगे, ये क्या लिखा, आइडेंटिटी पे 1 2 को ऑपरेट कराएंगे तो 1 2 ही मिलेगा, सेम एलिमेंट मिल जाता है, ठीक। और 2 3 पे 1 2 को ऑपरेट कराएंगे राइट साइड में तो 1 2 3 मिल जाएगा। अभी यहां पे सॉल्व भी कर दिया था, ठीक है। अब देखो आप 1 2 को लेफ्ट में ऑपरेट करा रहे हो, तो आइडेंटिटी के राइट में ऑपरेट कराओ या लेफ्ट में ऑपरेट कराओ वही एलिमेंट मिलेगा, तो यहां भी क्या मिल जाएगा, ये 1 2 मिल जाएगा। और लेकिन 1 2 को लेफ्ट में ऑपरेट करा रहे हो तो 1 3 2 मिल गया। अब बताइए दोनों सेट इक्वल है, यहां से क्या डिडक्ट हो रहा है, यहां से यही मिल रहा है कि NA 1 2 जो है वो नॉट इक्वल टू NA, लेफ्ट कोसेट नॉट इक्वल टू राइट कोसेट, ठीक है। XH नॉट इक्वल टू HX फॉर दिस X, एक भी ऐसा X मिल गया जिसके लिए इक्वल नहीं है तो बात खत्म। मीन्स NA इज नॉट नॉर्मल इन, इंप्लाइज NA इज नॉट नॉर्मल इन, कहां पे, G, ये G क्या था, S3 था, ठीक है। ये एग्जाम्पल आगे भी काम आएगा, नोट कर सकते हैं आप इसको, ये एक स्पेशल एग्जाम्पल था, ठीक है। चलिए ये रहा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या था कि अगर एक नॉर्मल सब ग्रुप ऑर्डर 2 का ले ही लिया, किसी ग्रुप में ऑर्डर 2 का नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया, तो वो सब ग्रुप उस ग्रुप के सेंटर ऑफ ग्रुप में कंटेन करेगा। If we take a normal subgroup of order 2 of a group, then it must be contain the center of group of G. Okay. Now, how can we prove this? We know that for any subgroup there exists an identity as same in G. So N has an element, say identity E, and the other one is A. Then we have to write that NF E and A. Okay, for any A belongs to G. Okay, N is normal subgroup, and if it is subgroup then it must contain in G. So all element of N is the element of G. Okay, you can simply write this, NA is subset of G. Obviously NA is subset of G. Now we have to prove that N contained in center of the group. So if we take the center of group, then here the identity is same as in N and as in G. Okay, ZG, it has identity and other element also. So E is same for N and Z. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे E जो है उसका हो गया, कंटेन कर गया। सो हियर E belongs to ZG as E is same for all subgroups and group itself. Okay, it is clear. Now if N is normal in G, here given that N is normal in G, so if N is normal in G, then we can say that there exists any element G such that G inverse AG belongs to N. So N is normal in G, then there exists
G belongs to G such that G inverse AG, G inverse AG equal to A. ओके, और here we also see that G inverse HG या NG इक्वल टू N, ऐसा हो सकता है ये, ठीक है। अभी पीछे पड़ा था G इनवर्स HG हमारा H के बराबर होता है, और अगर ऐसा हो गया तो ये क्या हो गया, E है और A है, ध्यान से देखिएगा, ये E है और A है, ठीक है। मतलब इसका कोई भी एलिमेंट या तो E के बराबर होगा या A के बराबर होगा, ठीक है। G इनवर्स NG का कोई भी एलिमेंट E के बराबर होगा या A के बराबर होगा। अब आप देख लो, अगर ऐसा हो रहा है, if G इनवर्स NG is equal to N, then for E belongs to N, चूंकि N में E ही है और A ही, दो ही एलिमेंट है, तो G इनवर्स EG इक्वल टू क्या होगा, E होगा या A होगा। अब G इनवर्स EG अगर A हो गया, केस फर्स्ट, G इनवर्स EG अगर E हो गया तो यहाँ से क्या होगा, EG इक्वल टू GE, EG इक्वल टू GE। यहाँ से भी हम प्रूफ कर गए, इम्प्लाइज E कहाँ बिलोंग कर गया, ZG में, E सबसे कम्यूट कर रहा है, ठीक है। अगेन G इनवर्स EG अगर हमारा A हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, EG इक्वल टू AG, ठीक। EG और AG इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, E इक्वल टू A, मतलब A जो है आइडेंटिटी के इक्वल हो गया। कैसे पॉसिबल है, जब नॉर्मल उसके सब ग्रुप का ऑर्डर 2 है, N जो है ऑर्डर 2 का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एक कहाँ की पॉसिबिलिटी है, तो उसमें 2 एलिमेंट होने चाहिए ना, वापस से आइडेंटिटी थोड़ी ना हो जाएगा। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब क्या बचता है, अब यही बचता है कि ये जो है इसके बराबर। तीसरा केस देख लो, G इनवर्स EG जो हो गया वो A के बराबर हो गया, इसका मतलब ये है EG इक्वल टू GA अगेन, ठीक है। EG इक्वल टू GA इक्वल टू AG, ठीक भाई। GA और AG कम्यूट कर सकते हैं ना, नॉर्मल है, ठीक है। तो अब यहाँ से वापिस सही सेम केस आ गया, E इक्वल टू A, नॉट पॉसिबल। चौथे केस में आप देखोगे G इनवर्स EG क्या कर रहा है, देन फॉर E बिलोंग्स टू N, G इनवर्स EG इक्वल टू G इनवर्स EG इक्वल टू A हो गया, तो ये भी नॉट पॉसिबल। G इनवर्स EG को हमने E दिखाया और A दिखाया, ठीक है, E दिखाया और A दिखाया, ओके। सॉरी, यहाँ पे देखो आप, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, EG नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये पूरा हटा दो आप, क्योंकि 2 बार तो दिखा ही चुके हो ना। एक बार तो एलिमेंट E ले ही लिए N के लिए, यहाँ पे पुट करके चेक कर लिए E और A के बराबर, ठीक है। अब एक बार, देन फॉर, नाउ फॉर A बिलोंग्स टू N। अगर A को N में बिलोंग कराते तो पहला केस क्या बनता है, G इनवर्स AG, ये क्या हो जाए, या तो E के बराबर हो जाए, और दूसरा केस G इनवर्स AG किसके बराबर हो जाए, A के बराबर हो जाए। तो जब E के बराबर होगा तो AG इक्वल टू GE हो जाएगा, यहाँ से AG इक्वल टू GE हो जाएगा, और तो फिर ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या होगा, AG इक्वल टू GA, G इनवर्स अप्लाई करोगे आप इधर, ठीक है, इधर G अप्लाई करोगे तो AG इक्वल टू GA हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये हो गया
तो इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग कर गया, इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू जेड जी। ई तो जेड जी में था ही, कहाँ गया, ई तो हमारा जेड जी में था ही ऑलरेडी, ये बॉक्स कर लो आप, ई तो हमारा जेड जी में था ही, और यहाँ से आगे बढ़े जब हम तो हमारा ए भी जेड जी में चला गया, ई और ए दोनों जेड जी में चला गया। मतलब ये क्या हो गया, पूरा का पूरा एन जो है हमारा ये कहाँ चला गया, जेड जी में चला गया। एम्प्लाइज एन बिलोंग्स टू जेड जी। इतना बड़ा खींचना भी नहीं है इसको, इतना बड़ा होना भी ज़रूरी नहीं है, आप सिंपली दिखा सकते हो इसको, इस तरह से भी दिखा सकते हो कि अगर ऐसा है, अगर सपोज दैट ऐसा है, जी इनवर्स, एक और डिफिनीशन होती है कि अगर n है और n है नॉर्मल सब ग्रुप किसका, g का, इसका मतलब होता है कि g इनवर्स AG जो है वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, n में बिलोंग कर जाएगा। ये भी तो पॉसिबिलिटी होती है ना। तीसरा वाला डिफिनीशन जो हम लोग चेक किए थे ये इससे और छोटा हो जाएगा, ये ऐसा होता है। इसका मतलब डायरेक्टली g इनवर्स AG जो है किसके बराबर हो जाएगा, या तो E के बराबर होगा, ठीक है, सॉरी, या तो E के बराबर होगा या g इनवर्स AG किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। दोनों में से किसी एक के बराबर होगा। अगर E के बराबर हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AG इक्वल टू GE, ठीक है, AG इक्वल टू GE, ठीक। GE को हम EG लिख सकते हैं। आइडेंटिटी तो हमेशा कम्यूट करती है, आइडेंटिटी तो हमेशा कम्यूट करती है। और ऐसा हुआ तो आप देखो, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ A इक्वल टू E, नॉट पॉसिबल, क्योंकि भाई दो एलिमेंट है, A क्या है अदर देन E है, आइडेंटिटी तो एक ही था, दो थोड़ी ना आइडेंटिटी होता है। और यहाँ पे, यहाँ से आपको मिल जाएगा AG इक्वल टू GA, क्यों, क्योंकि G को ऑपरेट कराओगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा AG इक्वल टू G। और ऐसा अगर हो गया देन A बिलोंग्स टू कहाँ, ZG, ठीक है। तो ये हो गया ना, तो ये हर G के लिए। अच्छा, ये फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, ठीक है। तो ये फॉर ऑल लगाते जाना। तो ये बहुत छोटा सा है, इससे बड़ा जो ये वाला जो है ना, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको पूरा दिखाया मैंने। हमने यहाँ पे डिफिनीशन उठा ली, कौन सी वाली, ये वाली। तो ये डिफिनीशन लोगे तो आपको इक्वेट कराना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, और ये डिफिनीशन लोगे तो तुरंत इक्वेट हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप, वो समझाने के लिए बस मैंने बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक। आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो, चाहो तो इसे हटा भी सकते हो। आप इसे पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा हटा सकते हो, ये हटा सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। ये जो है ये भी आप हटा सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो, ठीक, यहाँ पे इसको भी हटा के, ठीक है, ये हो सकता है पूरा का पूरा। तो ये चीज़ें हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं, आप चाहे जैसे भी सॉल्व करो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचना आना चाहिए, अप्रोच करना आना चाहिए, तभी आपका काम होगा, अदरवाइज दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। 6 अगला क्वेश्चन क्या था, सब ग्रुप ऑफ, ये नोट था सॉरी, सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मल इन G। इंडेक्स के बारे में पहले बताया था, इंडेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। किसी भी सब ग्रुप के अलग अलग लेफ्ट या राइट कोसेट्स की जितनी संख्या होगी, जितनी कार्डिनलिटी होगी, वो क्या होगा, इंडेक्स होगा। इफ अ ग्रुप हैज 2 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट और 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट, देन द इंडेक्स ऑफ दैट ग्रुप इज G। subgroup of index of that subgroup is 2. If the number of distinct left or right coset is 10, then index is 10. ओके, तो यहाँ से हमें मिला कि अगर इंडेक्स 2 है तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा पक्का है। लेकिन उल्टा, नॉर्मल सब ग्रुप है तो इंडेक्स 2 होना ज़रूरी है। जस्ट एग्जांपल लिया था नॉर्मलाइजर का, हमारा ऑर्डर ऑफ Na क्या था, ऑर्डर ऑफ Na क्या हुआ था वहाँ पे, 2 था, आइडेंटिटी और 2 3 आया था उसमें,
जबकि ऑर्डर ऑफ S3 क्या होता है, 6 होता है, ठीक है, 6/2 3, ठीक है, 6/2 क्या है, 3 है। तो यहाँ से क्या पता चला, इंडेक्स 3 आ गया, इंडेक्स 3 आ गया, तब वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन है। तो 3 कंडीशन, पहला कि अगर इंडेक्स 2 है तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्लियर है, पक्का है। दूसरा, नॉर्मल सब ग्रुप है तो इंडेक्स का 2 होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए Q8 आप देख लो, ऑर्डर ऑफ Q8 क्या होता है, 8 होता है, और ये जो होता है 1 और -1 नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पे H क्या होता है, नॉर्मल होता है Q8 का। कोई भी एलिमेंट उठा लो Q8 से और H में ऑपरेट कराओ, आपका लेफ्ट और राइट कोसेट हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। तो लेकिन 8/2 = 4, नॉर्मल होते हुए भी इंडेक्स 2 नहीं दे रहा है, ठीक है। तो 3 कंडीशन है। पहला कि अगर इंडेक्स 2 हो तो नॉर्मल पक्का होगा, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि नॉर्मल है तो इंडेक्स 2 होना ज़रूरी है। लेकिन तीसरी बात का बहुत मतलब है कि अगर इंडेक्स 2 है ही नहीं, इंडेक्स 2 है ही नहीं, तो नॉर्मल तो बात ही नहीं करेंगे फिर, ठीक, नॉर्मल तो फिर बात ही नहीं करेंगे। तो चेक कर लेना है, इसका इंडेक्स 2 नहीं है तो नॉर्मल नहीं था। अगला, तो ये 3 चीज़ें रही। इसके बाद आपसे नोट कर सकते हो, देखिए ग्रुप लिखा है यहाँ पे +-E +-A +-B एंड +-C। These all are just a notation. These all are just a notation, ठीक है, एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप। यहाँ पे किया क्या है कि इसको, इस सारे एलिमेंट को मैट्रिक्स फॉर्म में लिया, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। पहला E आइडेंटिटी सब जानते हैं, दूसरा A हुआ, माइनस लगा दिया 4th पोजीशन पे, ठीक है, या यूं कहें कि 2-2 पोजीशन पे। यहाँ पे 1-2 पोजीशन पे माइनस लगा दिया है, यहाँ पे 2-1, यहाँ पे सबको ऐसे ही छोड़ दिया है और पलट दिया है 1-0-0-1, तो 0-1-1-0 कॉलम क्या किया, एक्सचेंज कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे बनाया है और सब पे आप प्लस माइनस लगा लोगे तो ये 4 के 8 बन जाएंगे, ठीक। Q8 टाइप का हो सकता है ये, जो भी। अब आगे देखो, ये हो गया। अब कुछ सब ग्रुप्स बनाते हैं इसका। जैसे हम एक सब ग्रुप इसका बना लेते हैं, इसका एक सब ग्रुप आप बना लीजिए, आइडेंटिटी तो सब में रहेगा, इसको लिखने के बजाय सिंपली E लिख लेते हैं, ठीक है, और A ले लीजिए, एक सब ग्रुप EA ले लीजिए, और दूसरा सब ग्रुप आप ले लीजिए F। इसमें E तो होगा, E के साथ यहाँ पे A ले लीजिए, +-B और +-C, ठीक है। EA EB असल में Q8 है ना, क्वार्टर्नियन ग्रुप है ये एक तरीके का, ठीक है। I1 +-1, ठीक है, +-1 +-I +-J एंड +-K, ठीक है। तो ये क्वार्टर्नियन ग्रुप है एक तरीके का। तो ये हो गया। अब आप देखो, ये ऑर्डर 2, ये ऑर्डर क्या है 8, ठीक है, IJK। सिंपली आप ऑर्डर 4 भी आप इसको हटा सकते हो, ये साइंस हटा लो, ये पूरा कर लो आप, ठीक है, IJK। तो हमें तो पूरा ही लेना पड़ेगा इसको, नहीं पूरा लेना पड़ेगा वरना नहीं होगा ना, ये प्लस माइनस तो लेना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि I इंटू आई करेंगे तो -1 दे देता है, ठीक है, IJ करेंगे तो K देता है, JI करेंगे तो -K दे देता है। तो प्लस माइनस सारा रहना चाहिए यहाँ पे। तो ये 2 हो गए, ठीक है, इसको भी +-E ले लो, +-A ले लो, ठीक। तो अब आप ये हो गया +-E +-A, और कोई सब ग्रुप लिया जा सकता है इसमें,
और क्या लिया जा सकता है, एक सिंपली ई ए और प्लस माइनस ई और प्लस माइनस ए ले लेते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम एफ और इसे कर लेते हैं सिंपली ऐसे और इसे हटा देते हैं, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप इसे हटा दो। ये ले लो, ये दो सब ग्रुप ले लो आप, ई और एफ, ठीक। ई ए प्लस माइनस ई प्लस माइनस ए, ऑर्डर 2 ऑर्डर 4। क्वार्टरनियन ग्रुप में ऑर्डर 2 के सब ग्रुप बन सकते हैं ना, ऑर्डर 4 के सब ग्रुप बन सकते हैं। ऑर्डर 2 में बनाते थे तो 1 माइनस 1, ऑर्डर 4 में प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस 1 माइनस 1 प्लस माइनस जे और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस के 3 4 ऑर्डर का सब ग्रुप बन जाते थे, एक 2 ऑर्डर का बन जाता था, ऐसा हो जाता था। तो ये 4 ऑर्डर का सब ग्रुप है या 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है, ठीक है। आप देखो ग्रुप का ऑर्डर कितना है, यहाँ पे लिख लो। ऑर्डर ऑफ जी क्या है, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, 8 है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ई क्या है, 2 है। ऑर्डर ऑफ एफ क्या है, 4 है, ठीक है। अब देखो ई जो है नॉर्मल है एफ में, ठीक। एफ जो है नॉर्मल है जी में, ई नॉर्मल है एफ में, एफ नॉर्मल है जी में। कैसे पता, इंडेक्स हमारा 2 और 2 मिल जा रहा है। देखो 4/2 ये मिल जाएगा 2 और 8/4 ये मिल जाएगा 2। बट ई इज नॉट नॉर्मल इन जी, ठीक है। यहाँ पे आप और लिख सकते हो कि ई जो है कॉन्टेन कर रहा है एफ में, एफ कॉन्टेन कर रहा है जी में, ठीक है। तो एक कॉमन परसेप्शन बनता है कि अगर एफ नॉर्मल हो गया है जी में, ई नॉर्मल हो गया है एफ में, तो ई हमारा जी में भी नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसी को दिखाने के लिए एग्जाम्पल उठाया था, ठीक है। तो जी का ऑर्डर एफ, ई जो है 2 और एफ जो है 4। अभी पीछे पड़ा था कि कोई भी ग्रुप अगर हम लेते हैं उसमें ऑर्डर 2 का अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो उसका सेंटर ऑफ ग्रुप में कॉन्टेन करेगा। तो अगर ई हमारा ऑर्डर 2 का है, ई और ए या 1 और -1 जो भी हो, तो ये तो क्यूएट का सेंटर ऑफ ग्रुप ही तो होता है। क्यूएट का सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होगा, +-1 या 1 और -1, आइडेंटिटी एंड अनदर एलिमेंट। तो ये तो उसका सेंटर ऑफ ग्रुप में, दिस इज Z ऑफ G, दैट इज Z ऑफ क्यूएट। आप देखो ये क्वार्टरनियन ग्रुप मिल जाएगा आपको। तो ये तो नॉर्मल होगा, ये तो नॉर्मल होगा क्योंकि एबिलियन भी है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये F अपने आप में क्या है, एबिलियन सब ग्रुप है। F अपने आप में क्या है, एबिलियन सब ग्रुप है। और एबिलियन सब ग्रुप का हर सब ग्रुप क्या होता है, एबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये भी सब ग्रुप है किसका, इसका। ये सब ग्रुप G का भी है, लेकिन ये सब ग्रुप F का भी है और F एबिलियन है, इसलिए ये भी क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा F में। और F नॉर्मल है कहाँ, G में, ठीक। वो अपनी एबिलियन की प्रॉपर्टी से नॉर्मल हो रहे हैं। Q8 नॉर्मल नहीं है, फिर भी F नॉर्मल है क्योंकि +-1 और +-i जो होता है वो अपने आप में एबिलियन सब ग्रुप है, ठीक है। और एबिलियन सब ग्रुप है, इसीलिए वो क्या हो, उसके सारे सब ग्रुप क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक। तो ये रहा। तो अब आप देख रहे हो कि ई हमारा जी में नॉर्मल नहीं है। इसी को डिड्यूस करना है कि कैसे। मान लीजिए ये तो आपने एल्जेब्रिकली देख लिया कि डिवाइड करके देख लिया कि इंडेक्स 2 नहीं आ रहा है आपका, इसलिए नॉर्मल नहीं होगा। और कोई उपाय, और कोई तरीका। अब देखो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कोसेट वाला ही उपाय करते हैं। जी इनवर्स ए जी, ए कहाँ से उठाते थे, उस सब ग्रुप से। तो हम एक एलिमेंट उठाते हैं कहाँ से, ई से, ए उठा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ए हमारा क्या है, ए क्या था, ए हमारा था 1 0 0 -1, 1 0 0 -1, यही था ना, ए चेक कर लो, यही था, ठीक है। जी इनवर्स ए जी, आप जी उठा लो कोई, कहाँ से, जी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। जी क्या, आप इसको ले लो सी,
0 1 1 0, सी क्या है हमारा 0 1 1 0, ठीक है। जी में 8 एलिमेंट थे, ई में हमारे 2 एलिमेंट थे, एफ में 4 एलिमेंट थे। तो इंडेक्स निकाला तो ई जो है एफ का नॉर्मल हो गया, इंडेक्स 2 आ गया था। एफ जो है जी का नॉर्मल हो गया, इंडेक्स 2 आ गया था। लेकिन ई जो है जी का नॉर्मल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इंडेक्स आ गया था 4। अब यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं कैसे नहीं हुआ, ठीक है। खाली इंडेक्स बेसिस तो देख लिया, इन कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या था। आप कोई भी एलिमेंट ही उठाओगे, यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाओगे, सी या जी, किसी ग्रुप से एक एलिमेंट जी उठाते हो और उस सब ग्रुप के एक एलिमेंट से जी ए जी इनवर्स करते हो, ठीक है। तो ये सी उठाया आपने जी से, ठीक है। सी इनवर्स निकाल लिया, क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वही वाला फार्मूला। तो ये तो आप सिंपली निकाल लोगे सी इनवर्स। अब सी इनवर्स ए सी निकाला यहाँ पे पूरा का पूरा, और यहाँ पे फाइनली रिजल्ट आ गया -1 0 0 और -0 और 1। ये ई में बिलोंग नहीं कर रहा। ई में क्या है? ई में यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ -1 यहाँ होना चाहिए 2 2 पोजीशन पे, जबकि यहाँ -1 किस पोजीशन पे है? 1 1 1 पोजीशन पे है। तो ये बिलोंग नहीं किया। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इम्प्लाइज दैट सी इनवर्स ए सी डजंट बिलोंग्स टू ई, सो ई इज नॉट नॉर्मल टू जी। ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें रहीं। फाइनली आप नोट कर सकते हो, एक लास्ट 2 चीज़ें थी इसमें, 2 क्या, एक चीज़ थी बस लास्ट, कि इफ अ ग्रुप हैज अ साइक्लिक नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। किसी भी ग्रुप के पास एक साइक्लिक नॉर्मल सब ग्रुप हो, ठीक है। किसी भी ग्रुप के पास एक साइक्लिक नॉर्मल सब ग्रुप हो, ठीक है। तो उस साइक्लिक नॉर्मल सब ग्रुप का हर एक सब ग्रुप जो है, उस सब ग्रुप का सब ग्रुप जो है जी में नॉर्मल हो जाएगा। देन each सब ग्रुप, यहां पे आप लिख सकते हो के, लिख सकते हो each सब ग्रुप ऑफ के इज नॉर्मल इन जी, ठीक है। ये लास्ट है। किसी भी ग्रुप में अगर कोई साइक्लिक सब ग्रुप ऐसा मिल गया जो कि उस ग्रुप में नॉर्मल हो, तो उस साइक्लिक सब ग्रुप का हर एक सब ग्रुप वापस जी में नॉर्मल हो जाएगा। अभी पीछे क्या देखा था कि जी के 2 सब ग्रुप लिए थे। जी का एक सब ग्रुप था एफ और दूसरा एफ का भी सब ग्रुप था ई, या जी के 2 सबसेट थे एफ और ई। ई कॉन्टेन कर रहा था एफ में और एफ कॉन्टेन कर रहा था जी में। ये वाला पीछे वाला ई कॉन्टेन कर रहा था एफ में, एफ कॉन्टेन कर रहा था जी में। एफ ई नॉर्मल था एफ का, एफ नॉर्मल था जी का। फिर भी ई और जी नॉर्मल नहीं हो रहे थे आपस में। 1 2 और 2 1 रिलेशन में था, बट ये 1 2 2 3 था, बट 1 3 रिलेशन में नहीं था, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल हो जाएगा किस केस में? जब उसका सब ग्रुप जो आप ले रहे हो ना, ये जो आप ये लिए हो एफ, अगर ये साइक्लिक हो जाए तब हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ नोट कर लो सिंपली, दैट इज इफ एफ इज साइक्लिक एंड एफ इज normal to G, then E is subgroup of F, then for E is subgroup of F, E is normal to F is normal to G, implies E is नॉर्मल टू जी।
ई एफ का नॉर्मल, एफ जी का नॉर्मल, तो ई भी जी का नॉर्मल हो जाएगा। किस केस में? जब एफ हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होने के साथ साथ साइक्लिक भी हो, ठीक, इसी केस में। तो मतलब इसमें एक रिफॉर्मेशन कर देनी है, ये एफ अगर साइक्लिक हो जाएगा, इफ दिस एफ इज साइक्लिक देन इट इज पॉसिबल, इफ दिस एफ इज साइक्लिक then only E is normal to G। ये बहुत बड़ा नोट है एक तो, ठीक है। तो ये चीज़ें रही आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड। कुछ आपके पास और एग्जांपल्स मिलेंगे जो कि हमें लगता है और 6-7 एग्जांपल्स हैं आपके, ठीक है, जिन्हें हमें सॉल्व करना होगा। और ये इसी पैटर्न पे सॉल्व करना होगा कि हम कैसे किसी चीज़ को चूज़ करें, ठीक है। चूज़ कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, सबसे बड़ी बात है। 10 जगह 10 चीज़ें दी रहेंगी, ठीक है, हमें एप्रोप्रिएट चीज़ उठानी होगी। और ये केवल और केवल हमारे पास कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन से ही आ सकती है। कितनी इन्फॉर्मेशन हमने अब तक कलेक्ट की है, ठीक है, तब उस पर हम लॉजिक बनाएंगे और आगे काम करेंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपको यही पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बुक्स की जितने डिटेल स्टडी करोगे, यहाँ जो भी आता है, जो भी आपको पढ़ा रहा है, जो भी आता है उसे खुद भी पढ़ना होता है, वो खुद भी पढ़ता है और आपको आप तक डिलीवर करता है। तो एटलीस्ट आपको उसका 10% तो करना चाहिए, कुछ तो मेहनत करनी चाहिए, तभी आप फिर सक्सेस हो पाओगे। और CUET हमें नहीं लगता ऐसा कि इतना टफ एग्ज़ाम है कि क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर करना पड़ेगा, इतना ऐसा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। आप नॉर्मली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करते रहो, बस रूटीन में रहो, तो फिर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो CUET नहीं, वो जैम के लिए भी वही चीज़ है, नेट के लिए भी वही चीज़ है, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस बेहतर होनी चाहिए, अप्रोच बेहतर होना चाहिए, और वही अप्रोच हर जगह काम आता है। आपको बीच बीच में कभी ये लगता भी होगा कि हम ये सब, मतलब हम लोग MSc की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें ये सब जो आ रहा है इनका यूज़ क्या है, ये आखिर मिलेगा क्या इससे। कई बार लोग इतना सारा पढ़ने के बाद, मास्टर्स करने के बाद वापस जब वो कई बार वो लोग 12th लेवल के टीचर्स के लिए अप्लाई करने जाते हैं, PGT टीचर्स के लिए, या कहीं और जाते हैं, तो फिर वो जब वो बुक्स पढ़ते हैं तब वो एनालाइज होता है कि यार वो जो पिछली चीज़ें हमने पढ़ी थी उसने एटलीस्ट हमारे अप्रोच तो डेवलप कर दिए हैं, पूरी तरीके से पूरा अच्छा अप्रोच डेवलप कर दिया है। अब हम किसी भी एंगल से सोच सकते हैं, तो ये चीज़ें बेहतर होती हैं आपकी, ठीक है। तो आप पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। इस पे एक लास्टली छोटी सी कहानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। उनके पास एक लेखक गया, उसने कहा कि ये मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, मैं बहुत सालों से लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरी एक किताब है, आप इसकी प्रूफ रीडिंग कर दीजिए, मतलब इसे अगर इसमें कुछ सुधार करना हो, कुछ त्रुटियां हैं तो उसे आप बताइए और इसकी प्रूफ रीडिंग करिए। तो उन्होंने उससे पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि आप कब से लिख रहे हैं, तो उसने कहा था कि मैं पिछले 10 साल से लिख रहा हूँ। तो सबसे जो इसमें अच्छी बात है ना, वो है इसका जवाब। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि इतना दिन से लिख रहे हो आप, अब पढ़ भी लीजिए, लिखना तो बहुत हो गया। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है ना, पढ़ना तो पड़ेगा, आप खाली लिखते रहने से, ठीक है, छापने से तो नहीं होगा। और ये बहुत ही हमें लगता है कि इसी 2 लाइन में इन सारी क्लासेस का निचोड़ है कि आपको करना क्या है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले कुछ ऐसे ही स्पेशल क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।